Hello everyone, myself Rahul Dixit and I welcome you all on our YouTube channel ई ज्ञान स्कूल। आज हम फिर से बात करेंगे केमिकल काइनेटिक्स के सेकंड लेक्चर के बारे में। इससे फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया था कि केमिकल काइनेटिक्स है क्या, फिजिकल केमिस्ट्री की कौन सी ब्रांच है और रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है, और हम किस टाइप की रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन की स्टडी करते हैं या बात करते हैं, वो ही हमने डिस्कस कर चुके हैं, है ना। उसमें हमने वेरी स्लो रिएक्शन, वेरी फास्ट रिएक्शन और मॉडरेट रिएक्शन के बारे में बताया था कि वेरी फास्ट रिएक्शन का हम रेट डिटरमाइन नहीं कर सकते, है ना। वेरी स्लो रिएक्शन के बारे में पढ़ना पसंद नहीं करते इस चैप्टर के अंदर, और जो मॉडरेट रिएक्शन है उनकी स्टडी ही इस चैप्टर के अंदर हम करते हैं कि उनका रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे हम, और रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस क्या होता है, वो हम सब चीज़ें डिस्कस कर चुके थे। आज का जो लेक्चर है वो इस पर बेस्ड रहेगा कि हम किसी रिएक्शन के रेट को कैसे अफेक्ट कर सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे डिक्रीज कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम आप पढ़ेंगे। मतलब आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन विच रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड। मतलब कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिन पर रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर जो रहेगा हमारा फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। फैक्टर्स affecting of rate of reaction। फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, है ना। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो रिएक्शन के रेट को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो फैक्टर है मेरे पास, सबसे पहला है नेचर ऑफ रिएक्टेंट। नेचर ऑफ रिएक्टेंट, नेचर ऑफ रिएक्टेंट। नेचर ऑफ रिएक्टेंट में क्या पढ़ूंगा मैं कि मेरा जो फिजिकल स्टेट है, किसकी, जो मेरा रिएक्टेंट है उसकी फिजिकल स्टेट क्या है और जो मेरा रिएक्टेंट है उसकी केमिकल स्टेट क्या है। दोनों ही नेचर में आते हैं। पहले बात करूंगा फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट, फिर बात करूंगा केमिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो ए पार्ट है इसमें फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट। क्या है, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट। फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट क्या होती है? फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट का मतलब है कि मेरा जो रिएक्टेंट है वो गैसेस स्टेट में है, वो मेरा लिक्विड स्टेट में है, या वो मेरा सॉलिड स्टेट में है। ठीक है, तो किस स्टेट में रिएक्शन फास्ट होगी? देखें, जब प्रोडक्ट का बनना डिपेंड करता है नंबर ऑफ कोलिजन पर। कोलिजन का मतलब है आपस में टकराना, मतलब जितने ज़्यादा इफेक्टिव कोलिजन होंगे प्रोडक्ट उतनी ही जल्दी बनेगा। ठीक है, जैसे ही मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करेंगे, कोलिजन करेंगे, है ना, इफेक्टिव कोलिजन होगा तभी जाके क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, इसका मतलब जो प्रोडक्ट का बनना है या रिएक्शन का जो रेट है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन पर। नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन जितने ज़्यादा होंगे उतना ही ज़्यादा रिएक्शन का क्या होगा, रेट। तो अगर मैं 3 स्टेट की बात करूँ आपसे, गैसेज स्टेट, सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट, आप खुद बताएं किस में मॉलिक्यूल ज़्यादा कोलिजन करेंगे, किस में मॉलिक्यूल ज़्यादा टकराएंगे। तो वो है हमारी गैसेज स्टेट, क्योंकि उसमें एटम्स या मॉलिक्यूल फ्री होते हैं, और अगर वो फ्री है तो ज़्यादा कोलाइड करेंगे आपस में, ज़्यादा कोलिजन होगा। इट मीन्स नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन क्या होंगे वहाँ ज़्यादा, जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, फास्ट। मतलब अगर मैं कहूँ कि गैसियस स्टेट में अगर मेरा रिएक्टेंट है और मेरा रिएक्टेंट लिक्विड स्टेट में है और रिएक्टेंट मेरा सॉलिड स्टेट में, 3 ही फिजिकल स्टेट हैं, तो किस स्टेट में रिएक्शन का रेट सबसे ज़्यादा फास्ट होगा? जब वो गैसेज स्टेट में होगा, देन जब वो लिक्विड स्टेट में होगा, और सबसे कम कब होगा? जब वो सॉलिड स्टेट में होगा। क्यों, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि गैसेज स्टेट में एटम्स क्या होते हैं, एटम्स या मॉलिक्यूल्स आर फ्री फॉर द मूवमेंट, मूवमेंट करने के लिए फ्री होते हैं, जिसकी वजह से कोलिजन क्या होगा, इट मीन्स नंबर ऑफ कोलिजन number of effective collision is maximum
इज मैक्सिमम इन क्या, गैसियस स्टेट। नंबर ऑफ कोलिजन कहाँ हो ज़्यादा होगा फिर, गैसियस स्टेट में, मतलब जो गैस स्टेट में होगा, क्योंकि प्रोडक्ट का बनना नंबर ऑफ कोलिजन पर ही डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये तो मेरा क्या था, पहला फैक्टर था जब मेरा रिएक्टेंट की क्या है, फिजिकल स्टेट की मैंने बात की थी। अब मैं बात करूंगा केमिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट की, वो नेचर ऑफ रिएक्टेंट का सेकंड पार्ट है ना। तो देखें सेकंड फैक्टर क्या है नेचर ऑफ रिएक्टेंट में, केमिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट, है ना। सेकंड है मेरा केमिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट। ठीक है, जैसे मैं इसमें एक एग्जांपल लेता हूं, मैंने आपसे कहा NO है, मैंने इसका क्या करा दिया, ऑक्सीडेशन करा दिया, और ये किस में चेंज हो गया, NO2 में। किस में चेंज हो गया ये, NO2 में, है ना। या NO का ऐसे लिख दे चाहे आप, NO का NO2 में कन्वर्जन, CH4 का, चलो लिख लो, CH4 जब O2 से रिएक्शन करेगा किस में चेंज हो जाएगा, वो CO2। ठीक है, इसे चाहे आप बैलेंस कर ले यहाँ पे हाफ लगा के, है ना, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ 2CO2 बन जाएगा, सॉरी CO2 प्लस H2O, यहाँ 2 लगा सकते हैं आप। ठीक, और यहाँ क्या आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने रिएक्शन बैलेंस कर दिया। अब देखें NO में अगर मैं NO की स्ट्रक्चर बनाऊँ तो कुछ इस टाइप की होती है, है ना। NO की स्ट्रक्चर में केवल 2 बॉन्ड होते हैं, जब NO2 बनता है तो NO2 की स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप की हो जाती है। ठीक है, ये NO2 की स्ट्रक्चर है। अगर NO की स्ट्रक्चर की बात करो तो कैसे बनती है, कुछ इस टाइप की बनती है। तो यहाँ पर 2 बॉन्ड है, यहाँ कितने हैं, 3। ठीक है, मतलब एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है कब, जब NO किस में चेंज हुआ है, NO2 में। लेकिन अगर मैं बात करूँ किसकी, CH4 की, ये मेरा CH4 है, जब वो किस में चेंज हुआ है, जब वो CO2 में चेंज हुआ है। CO2 में बॉन्ड किस टाइप के होते हैं, C डबल बॉन्ड हो। तो बोलो ये कार्बन के चारों बॉन्ड टूटे हैं, कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटेगा जब भी तो कार्बन ऑक्सीजन का बनेगा। तो यहाँ पर 4 बॉन्ड ब्रेकिंग हुई है, तब CO2 का फॉर्मेशन हुआ है। और NO से NO2 कब बना है, NO से NO2 तब बना है जब 1 बॉन्ड फॉर्मिंग हुई है। तो मैं क्या कह सकता हूँ, मैं ये कह सकता हूँ कि रिएक्शन फर्स्ट इज फास्टर देन रिएक्शन सेकंड, बिकॉज इन रिएक्शन फर्स्ट ओनली वन बॉन्ड फॉर्मिंग and in reaction second 4 bond breaking which require more time as compared to the reaction first। मतलब सेकंड वाली रिएक्शन ज़्यादा टाइम लेगी। ठीक है, तो मैं थोड़ा तरीके से लिख देता हूँ आपके लिए। क्या कहा मैंने आपसे कहा कि मैंने NO को किस में चेंज कर दिया है, मैंने NO को किस में चेंज कर दिया, NO2 में। मैंने CH4 को किस में चेंज कर दिया, CO2 में। तो किस रिएक्शन में ज़्यादा टाइम लगा, इस रिएक्शन को मैंने फर्स्ट माना, इसको मैंने सेकंड माना। ठीक है, तो मैं क्या मैंने लिखा कि रेट ऑफ रिएक्शन, हाँ, रिएक्शन फर्स्ट इज फास्टर देन रिएक्शन सेकेंड। ऐसा क्यों जी, रीज़न क्या है ना। रीजन भी आपको लिख के देंगे, पहले आप इतना नोट कर लें, क्या, ये दोनों रिएक्शन नोट कर लें। रीजन क्या है, रीजन यही है कि इन रिएक्शन फर्स्ट ओनली 1 बॉन्ड ब्रेकिंग टेक्स प्लेस, वाइल इन रिएक्शन सेकंड 4 बॉन्ड ब्रेकिंग आर टेक्स प्लेस विच रिक्वायर मोर टाइम एज कंपेयर टू द रिएक्शन फर्स्ट। ठीक है, ये इसका रीजन है। रीजन भी लिख लें आप चाहे। रीजन में क्या लिखेंगे आप, व्हेन NO is changed into, when NO is changed into NO2, then one bond forming takes place. Then one bond forming takes place while when
CH4 is changed into CO2, then 4 bond breaking takes place, है ना, which require more time, as compared to the reaction first. है ना, ये इसका रीजन था। ठीक, तो ये मेरा पहला फैक्टर था नेचर ऑफ रिएक्टेंट में। इसमें भी 2 सब फैक्टर मैंने पढ़े, एक फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट, दूसरा क्या था मेरा केमिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट। अब हम बात करेंगे सेकंड फैक्टर की, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। सरफेस एरिया क्या है, क्या फ़र्क पड़ेगा उस पर सरफेस एरिया का, है ना, वो बात हम करेंगे यहाँ पर। देख, सेकंड फैक्टर है मेरा सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, है ना। सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट क्या है जी, सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होता है नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन उतने ही ज़्यादा होते हैं। और मैं पहले भी बता चुका हूँ, नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन जितने ज़्यादा होंगे, है ना, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, मेरे रिएक्शन का रेट होगा। आप लैब में रिएक्शन करते हैं मोस्टली पाउडर फॉर्म में करते हैं। क्यों करते हैं पाउडर फॉर्म में रिएक्शन? क्योंकि पाउडर फॉर्म का एक प्रोडक्ट एक रिएक्टेंट मेरे पास सॉलिड स्टेट में है, एक मेरे पास पाउडर फॉर्म में चेंज कर दिया, तो किस में रिएक्शन फास्ट होती है? पाउडर फॉर्म में रिएक्शन फास्ट होती है। क्यों होती है? क्योंकि पाउडर फॉर्म के पास सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, और सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन क्या होंगे, ज़्यादा। इट मीन्स रिएक्शन का रेट क्या होगा, फास्ट होगा। तो होता क्या है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट के। सरफेस एरिया ऑफ किसके, रिएक्टेंट के। क्यों जी, रीजन क्या है? बिकॉज, हाँ छोड़ो बिकॉज बाद में, मतलब मैं अगर आपसे कहूँ एग्जाम्पल के तौर पर कि एक मेरे पास पाउडर फॉर्म में है, एक मेरे पास क्या है, पाउडर्ड फॉर्म है, और एक मेरे पास सॉलिड फॉर्म में है। सॉलिड है मतलब किस में रिएक्शन का रेट ज़्यादा होगा, सॉलिड फॉर्म में। क्यों ज़्यादा होगा? बिकॉज इन पाउडर फॉर्म द सरफेस एरिया इज ग्रेटर, द सरफेस एरिया इज मैक्सिमम, द सरफेस एरिया इज मैक्सिमम। सरफेस एरिया क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और सरफेस एरिया मैक्सिमम होगा, इट मीन्स हेयर द नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन, हेयर द नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन, हेयर द नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन आर ग्रेटर। क्योंकि सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, इस मीन उसके पास स्पेस ज़्यादा है, जितना ज़्यादा स्पेस होगा उतना ही ज़्यादा वो कोलाइड कर पाएंगे, इतना ही ज़्यादा उनका कोलिजन होगा। इट मीन्स ये सेकंड फैक्टर था, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट पर मेरी रिएक्शन ज़्यादा होगा, सरफेस एरिया ज़्यादा तो रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा, है ना। क्यों ज़्यादा वो मैंने बता दिया आपको, ये मेरा सेकेंड फैक्टर था। ठीक है, अगर मैं नेक्स्ट फैक्टर की बात करूं तो नेक्स्ट फैक्टर है मेरा इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट का मतलब क्या है, देखें कुछ रिएक्शन मेरी ऐसी हैं जो फोटो सेंसिटिव होती हैं। फोटो सेंसिटिव का मतलब क्या है, जो फोटोकेमिकल कंडीशन में ही होती हैं, है ना। तो फोटोकेमिकल कंडीशन में होंगी तो वो किस पर डिपेंड करेंगी, फोटोन पर, है ना। इंटेंसिटी ऑफ फोटोन पर, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन पर डिपेंड करेंगी। जितना ज़्यादा आप फोटोन देंगे, है ना, उतना ज़्यादा उस रिएक्शन का रेट क्या होगा, ज़्यादा। तो बात करता हूँ मैं थर्ड फैक्टर की। थर्ड फैक्टर मेरा क्या है ना,
थर्ड फैक्टर है मेरा इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या है? मैंने बताया कि कुछ केमिकल रिएक्शन केवल फोटो सेंसिटिव होती हैं, फोटोकेमिकल कंडीशन में ही होती हैं। उन रिएक्शन के रेट को हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं वो हम पढ़ेंगे इस फैक्टर में। तो मैं लिख सकता हूं सम केमिकल रिएक्शन आर अकर ओनली in the presence of sunlight that is they are photochemical रिएक्शन। क्या होती हैं वो? फोटोकेमिकल रिएक्शन होती हैं। ठीक, तो होता क्या उस टाइप की रिएक्शन में? उस टाइप की रिएक्शन में होता क्या है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट जितनी ज़्यादा होगी, इंटेंसिटी ऑफ लाइट जितनी ज़्यादा होगी, है ना, जितनी ज़्यादा आप इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, इट मीन्स नंबर ऑफ फोटोन उतने ही ज़्यादा होंगे, है ना। इंटेंसिटी ऑफ लाइट का मतलब क्या है? नंबर ऑफ फोटोन जितने ज़्यादा इंटेंसिटी उतनी ही ज़्यादा, और जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी उतना ही ज़्यादा क्या? रेट ऑफ रिएक्शन। बोलो बात समझ में आई? जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी ऑफ लाइट किस टाइप की रिएक्शन में? फोटोकेमिकल रिएक्शन में, उतने ही ज़्यादा नंबर ऑफ फोटोन और उतना ही ज़्यादा क्या? रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट फैक्टर है वो है प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। मेरे पास दोनों टाइप के क्या होते हैं? मेरे पास दोनों टाइप के कैटलिस्ट होते हैं। एक वो कैटलिस्ट जो रिएक्शन के रेट को बढ़ा देते हैं, एक वो कैटलिस्ट जो रिएक्शन के रेट को घटा देते हैं, है ना। ऐसा करते क्या है कि कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन का रेट बढ़ या घट जाता है, इंक्रीज या डिक्रीज हो जाता है। वो ऐसा करते क्या है, उससे पहले मैं आपको एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बताऊंगा, क्योंकि एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम से ही आपको पता चलेगा कि कैटलिस्ट करते क्या है। क्योंकि वहाँ पर एक एक्टिवेशन एनर्जी टर्म आती है जो आपको पता होना ज़रूरी है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट को पढ़ने से पहले। ठीक है, देखें एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। एनर्जी प्रोफाइल सबसे पहले बनाऊंगा मैं फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, देखो है क्या वो। एनर्जी लेता हूं मैं, है ना। देखिए ये मेरा रिएक्टेंट है, ये मेरा क्या है? प्रोडक्ट है। ठीक, ये वाले इस एरिया को मैं यहां से यहां तक के एरिया को क्या मानता हूं? फॉरवर्ड। क्या मानता हूं? फॉरवर्ड। और यहां से यहां तक के एरिया को क्या मानता हूं मैं? बैकवर्ड। ठीक, और रिएक्टेंट को यहां से लेके इस चोटी तक जाने में जितनी भी एनर्जी लगेगी दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब यहां से लेके यहां तक ये वाली एनर्जी, इसे क्या बोलूंगा मैं? ई ए का मतलब क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी। तो मैं इसे क्या बोल दूंगा? इस एरिया को ई ए फॉरवर्ड और इस एरिया को क्या बोल दूंगा मैं? ई ए बैकवर्ड। ठीक है, और मुझे बताओ ई ए फॉरवर्ड ज़्यादा है या ई ए बैकवर्ड ज़्यादा है? देखो ई ए फॉरवर्ड का साइन यहाँ पर है और ई ए बैकवर्ड का यहाँ नीचे है, तो एनर्जी ई ए बैकवर्ड की कम है और ई ए फॉरवर्ड की क्या है? ज़्यादा है। आपने एंथैल्पी पढ़ी होगी डेल्टा एच, उसका फॉर्मूला होता है ई ए कौन सा? फॉरवर्ड माइनस ई ए क्या? बैकवर्ड। एक मिनट, सॉरी,
सॉरी, देखिए रिएक्टेंट को यहाँ से जहाँ तक जाने के लिए क्या है, ये फॉरवर्ड है, और प्रोडक्ट को जब बैक में जाएगा तो इसकी कौन सी होगी बोलो, प्रोडक्ट की होगी ये वाली, रिएक्टेंट की तो ये वाली होगी। रिएक्टेंट को यहाँ से यहाँ जाने के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो ये है, और प्रोडक्ट को यहाँ से यहाँ जाने में जो एनर्जी है वो क्या है मेरी, वो ये वाली है, ये है मेरी EA बैकवर्ड। तो कौन सी ज़्यादा है, EA बैकवर्ड ज़्यादा है, ज़्यादा एनर्जी है, या EA फॉरवर्ड? तो कौन सा ग्राफ ज़्यादा है, ये वाला ग्राफ ज़्यादा है। इट मीन्स EA बैकवर्ड की वैल्यू ज़्यादा है और EA फॉरवर्ड की वैल्यू कम है। ठीक है, कैसे पता चला, रिएक्टेंट को यहाँ से आने में इतनी एनर्जी लगी, प्रोडक्ट को जब वापस प्रोडक्ट से यहाँ आएगा तो ज़्यादा लंबी लाइन है, ज़्यादा ऊंचा ग्राफ है, तो EA बैकवर्ड की वैल्यू ज़्यादा है और EA फॉरवर्ड की क्या है, कम है। इट मीन्स जो डेल्टा H है मेरा वो क्या आ जाएगा, निगेटिव। क्यों निगेटिव आएगा, क्योंकि फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन EA बैकवर्ड ज़्यादा होता है EA किससे, फॉरवर्ड से। इस मीन्स डेल्टा H क्या होता है उसका, नेगेटिव। बात समझ में आ रही है? यहाँ से यहाँ तक जाने में EA फॉरवर्ड, यहाँ से यहाँ जाने में EA बैकवर्ड। अब आप खुद देख लें ग्राफ से कौन बड़ा है। ठीक है, EA बैकवर्ड बड़ा है, इट मीन्स डेल्टा H क्या होता है, नेगेटिव। और पता भी है आपको कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा H की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। समझाने का पर्पज़ क्या था, समझाने का पर्पज़ ये था कि रिएक्टेंट को यहाँ से यहाँ तक जाने में, भाई ये चोटी है, इस चोटी को मुझे पार करना है, ये चोटी यहाँ है, मेरा रिएक्टेंट यहाँ है, इसे पार करने में जितना चोटी जितनी छोटी होगी रिएक्टेंट इसे जल्दी पार कर जाएगा, चोटी जितनी ऊंची होगी रिएक्टेंट को पार करने में टाइम लगेगा। मतलब ये वाली जो चोटी है, ये इसका ग्राफ जितना नीचे आएगा, इसका ग्राफ सपोज यहाँ है, फिर यहाँ आ जाए, अगर नीचे हो जाए और, तो रिएक्टेंट तो जल्दी पार हो जाएगा ना इस चोटी पे से। मतलब ये एक्टिवेशन एनर्जी का जो ग्राफ है जितना छोटा होता है, रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही ज़्यादा होता है। तो कैटलिस्ट करता क्या है, जो पॉजिटिव कैटलिस्ट है वो इस ग्राफ को थोड़ा सा नीचे कर देता है, थोड़ा सा नीचा कर देता है, कुछ इस टाइप का। अगर मैं कहने लगूँ आपसे कि ये ग्राफ मैंने कुछ ऐसा बना दिया, चलो बाद में समझाते हैं, पहले एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए भी बात कर लेते हैं। तो ये किसके लिए था, ये था मेरा फॉर एक्सोथर्मिक। अब मैं बात करता हूँ बी में किसके लिए, फॉर एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक के लिए ग्राफ कैसे बनेगा, फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन, फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन देखिए उसके लिए कैसे बनेगा ये ग्राफ। ठीक, उसके लिए ग्राफ कैसे बनता है, उसके लिए ग्राफ बनता है ये मेरा रिएक्टेंट है, ये मेरा प्रोडक्ट है। ठीक है, अब देखो यहाँ से इस रिएक्टेंट को यहाँ से यहाँ जाने में जो भी एनर्जी लगेगी दैट इज कॉल्ड क्या, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। मतलब EA कौन सी, फॉरवर्ड। प्रोडक्ट को यहाँ से यहाँ जाने में जो लगेगी इतनी लगेगी, बोलो इसे क्या बोलूँगा मैं, EA बैकवर्ड। तो इस बार किसकी ज़्यादा है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट वाली ज़्यादा है, मतलब EA फॉरवर्ड क्या है, ज़्यादा है, और EA बैकवर्ड क्या है। और अभी मैंने आपको बताया था कि जो डेल्टा H है वो क्या होता है, EA फॉरवर्ड माइनस EA क्या, बैकवर्ड। और EA फॉरवर्ड ज़्यादा है इस बार, है ना, EA बैकवर्ड से। इसका मतलब डेल्टा H की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। और आप जानते भी हैं फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन डेल्टा H क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम थे किसके, एंडोथर्मिक रिएक्शन के और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के। पेपर में डायरेक्टली पूछ लेता है, ग्राफ बना देगा और पूछ लेगा आपसे कि कौन सा ग्राफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए है और कौन सा ग्राफ एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए है। ठीक है, ग्राफ समझाना जरूरी था क्योंकि मैं फैक्टर जब डिस्कस करूंगा कैटलिस्ट का, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट करता क्या है, तो तब मुझे एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो देखो फोर्थ फैक्टर है मेरा, 3 फैक्टर मैं डिस्कस कर चुका हूं। फोर्थ फैक्टर है प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट क्या है, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट है, करता क्या है, 2 टाइप के मेरे पास कैटलिस्ट होते हैं। कौन कौन से, एक कैटलिस्ट मेरे पास क्या होता है, एक कैटलिस्ट होता है मेरे पास पॉजिटिव कैटलिस्ट, जो रिएक्शन के रेट को बढ़ाते हैं, क्यों बढ़ाते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। एक मेरे पास निगेटिव कैटलिस्ट होता है, वो क्या काम करता है, वो रिएक्शन के रेट को घटा देता है, क्यों घटा देता है वो बात करेंगे। देखें पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है और रिएक्शन रेट बढ़ जाता है। ये क्या करता है, डिक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी मतलब EA एंड इंक्रीज
इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन। ये कहानी होती है किसमें? पॉजिटिव के केस में। निगेटिव के केस में क्या होता है? ये एक्टिवेशन एनर्जी को इंक्रीज कर देता है ना, इंक्रीज ईए एंड डिक्रीज क्या? रेट ऑफ रिएक्शन, है ना। क्या होती है एक्टिवेशन एनर्जी, है ना, वो मैं अब ग्राफ बनाऊंगा, अब समझाऊंगा कैटलिस्ट करते क्या हैं, कैसे डिक्रीज कर देते हैं। ठीक, ये शायद आपको समझ में आ गया होगा निगेटिव पॉजिटिव कैटलिस्ट का काम क्या है। देखें, मैं आपसे कहने लगूँ कोई मेरा ग्राफ है ये, है ना, मैंने कोई ग्राफ ये बना रखा है, ये रिएक्टेंट है, सपोज ये क्या है? प्रोडक्ट है। एक ग्राफ मैंने बनाया, ये इसकी चोटी है, यहाँ रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में जाने के लिए इस चोटी को पार करना पड़ेगा, है ना, और इस यहाँ से रिएक्टेंट को यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए जितनी भी एनर्जी चाहिए वो क्या है? उसकी एक्टिवेशन एनर्जी। एक ग्राफ मैंने ये बना रखा है ना। सपोज मैंने इसमें पॉजिटिव कैटलिस्ट डाल दिया, क्या डाल दिया इसके अंदर डाल दिया मैंने पॉजिटिव कैटलिस्ट। तो पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करेगा? पॉजिटिव कैटलिस्ट इस चोटी को थोड़ा नीचे कर देगा। मतलब नीचे कैसे? वो ऐसी कर देगा चोटी है। अब बताओ, ये वाली चोटी ऊंची है या ये वाली ऊंची है? ठीक, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। अब यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो एक्टिवेशन एनर्जी है, तो कौन सी ज़्यादा है? ये वाली। पॉजिटिव कैटलिस्ट ग्राफ को छोटा नीचे कर देता है, इट मीन्स एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देते हैं? डिक्रीज कर देते हैं। अगर मैं यहाँ निगेटिव कैटलिस्ट डाल दूँ, क्या डाल दूँ इसके अंदर डाल दूँ मैं निगेटिव कैटलिस्ट, वो क्या करेगा? इस चोटी को थोड़ा और ऊपर ले जाएगा वो, है ना, इस चोटी को थोड़ा आ नहीं रहा होगा, एक मिनट दोबारा बना दूँ। देखें, सपोज मैंने एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बना रखा है, ये रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट के लिए बना रखा है। एक में ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, यहाँ से यहाँ तक जो एनर्जी है दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी, ई ए। मैंने क्या डाल दिया इसके अंदर? मैंने निगेटिव कैटलिस्ट डाल दिया। बोलो, क्या डाल दिया? निगेटिव कैटलिस्ट। तो वो क्या करेगा? देखें, वो इस चोटी को थोड़ा बढ़ा देगा, ठीक है, इस चोटी को थोड़ा ऊंचा ऊपर ले जाएगा। एक मिनट, तो चोटी बढ़ा दी ना उसने, और बढ़ा दी इट मीन्स एक्टिवेशन एनर्जी उसने बढ़ा दी, और एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ा दी तो इस बार रिएक्टेंट को यहाँ से यहाँ पहुँचने में ज़्यादा टाइम लगेगा, इट मीन्स रिएक्शन का रेट क्या होगा? स्लो होगा। ठीक है, तो ये थी मेरे फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, कि मैं किन किन फैक्टर के थ्रू रिएक्शन के रेट को अफेक्ट कर सकता हूँ, है ना। सबसे पहला फैक्टर था नेचर ऑफ रिएक्टेंट, उसमें हमने बात की थी फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट, केमिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट। फिजिकल स्टेट गैसेज स्टेट होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा क्योंकि नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन ज़्यादा होंगे। दूसरा फैक्टर उसी का ही केमिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट था, कितने बॉन्ड ब्रेक हुए हैं, कितने बॉन्ड फॉर्म हुए हैं, है ना, किस में ज़्यादा टाइम लगा है, किस में कम लगा है, उस पर भी रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है। दूसरी चीज़ सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट बात की थी मैंने, सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा स्पेस होगा और मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करेंगे। ठीक है, मोस्टली हम लैब में जब रिएक्शन करते हैं तो पाउडर फॉर्म में करते हैं क्योंकि रिएक्शन फास्ट हो जाती है, ठीक है, जल्दी हो जाती है। तीसरा फैक्टर, कुछ रिएक्शन ऐसी हैं जो फोटोकेमिकल कंडीशन में ही होती हैं, है ना। जैसे फोटोकेमिकल कंडीशन में कैसे, जैसे मेरे पास एक रिएक्शन है, कौन सी? H2 + Cl2, H2 + Cl2, ये रिएक्शन H न्यू की ही प्रेजेंस में होती है ना। किसकी प्रेजेंस में होती है? सनलाइट की। तो इस टाइप की रिएक्शन का रेट कैसे होगा? इस टाइप की रिएक्शन में रेट इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर डिपेंड करेगा, इट मीन्स नंबर ऑफ फोटोन पर डिपेंड करेगा। नंबर ऑफ फोटोन जितने ज़्यादा होंगे इंटेंसिटी ऑफ लाइट उतनी ज़्यादा होगी, उतना ही ज़्यादा क्या होगा? उसका रेट ऑफ रिएक्शन होगा। ठीक है, फोर्थ फैक्टर मैंने बताया आपको कि प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट किस तरीके से रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करती है। उससे पहले हमने एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम डिस्कस किए कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए क्या होता है एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, और एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम होता क्या है, वो सारी चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं। और कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी क्या है वो समझाई, कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कैसे करता है, वो इंक्रीज कैसे करता है ना। जितनी कम एक्टिवेशन एनर्जी होगी उतना ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा, जितनी एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी उतना ही ज़्यादा क्या होगा, मेरा
जितनी ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी उतना रेट कम, जितनी कम एनर्जी एक्टिवेशन उतना रेट ज़्यादा। एक्टिवेशन एनर्जी होती क्या है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए जो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी है दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। वो एनर्जी जितनी कम रिक्वायर्ड होगी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जल्दी चेंज हो जाएगा, वो एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में उतनी लेट कन्वर्ट होगा। तो ये थे मेरे रेट ऑफ रिएक्शन। आज का लेक्चर मैं यहीं स्टॉप करूँगा, ठीक है। अब इससे जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हम उसमें लो ऑफ मास एक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है, उसका एग्जांपल क्या है, सारी चीज़ें हम उसमें डिस्कस करेंगे, है ना। और आप लोगों से एक बात कहनी है कि अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम अच्छा लग रहा है तो आप अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, ठीक है। और जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, है ना। और बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे आपको हमारी न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन अपने आप मिल जाए। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, है ना। लेक्चर को यहीं स्टॉप करते हैं हम। थैंक यू एवरीवन।